हेलो साथियों, गुड इवनिंग। क्या चल रहा है? सब ठीक ठाक है? चलिए, तो स्वागत है आप सभी का स्टडी विद डियर खान सर यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करेंगे क्रिया के बारे में। हमारा जो टॉपिक है आज का वो क्या है? क्रिया। ठीक है ना? तो आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, गुड इवनिंग। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, आनंद उठाते रहिए और मौज करते रहिए। और अपन स्टार्ट करते हैं क्रिया के बारे में आज, है ना? क्रिया क्या चीज़ होती है? तो देखिए, क्रिया क्रिया वास्तव में है क्या? पहले तो इसको समझते हैं बेसिक से। क्रिया का मतलब होता है किसी कार्य का करना। कोई भी कार्य, जब हम किसी कार्य को करते हैं मतलब वहाँ पे क्रिया है ना? वो किसी न किसी क्रिया के द्वारा ही वो कार्य हुआ है। इतना आप समझते होंगे, ठीक है ना? कि कोई कार्य किया जा रहा है मतलब कोई क्रिया होगी तभी कोई कार्य संपन्न होगा, ठीक है ना? तो अब इसी आधार पर हम एक परिभाषा लिख सकते हैं या बना सकते हैं कि शब्द के जिस रूप से किसी कार्य का करना या होना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। क्या होगी परिभाषा हमारी? कि शब्द के जिस रूप से किसी कार्य का करना या होना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। राइट? क्या बोला? किसी कार्य का करना या फिर होना, कोई काम हो रहा है तो ये करना या होना ही क्या है? ये क्रिया है। जैसे कि लिखना, पढ़ना, खाना, पीना, सोना, है ना? उदाहरण के लिए लिखना, पढ़ना, सोना, जागना, नहाना, भोजन करना, कुछ भी इस प्रकार से जो भी क्रिया हो रही है, जो कार्य हो रहा है, वो कार्य वास्तव में क्या एक तरह से क्रिया है, एक तरह की, है ना? ये पढ़ना एक कार्य हो रहा है तो क्रिया है कि नहीं? इसमें पढ़ाई का कार्य हो रहा है तो पढ़ाई का कार्य हो रहा है मतलब पढ़ना क्रिया के द्वारा ही संपन्न हो रहा है वो, ठीक है? इस तरह से तो लिखना, पढ़ना, सोना, खाना, जागना, नहाना, धोना, है ना, मारना, ये सब क्या है? ठीक है ना? ये सब क्रिया है, ठीक है ना? अब देखिए, ये तो क्रिया है और क्रिया का जो मूल रूप होता है वास्तव में, क्रिया बनी कहाँ से है? तो धातु से बनी है। कहाँ से बनी है? धातु से। वास्तव में क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाता है। उसको भी थोड़ा समझ लेते हैं हम लोग। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? एक लाइन में लिख सकते हैं आप लोग। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। और इस धातु शब्द में ना लगा देने से क्रिया बन जाती है। क्या बन जाती है? क्रिया बन जाती है। उदाहरण के लिए देखिए आप लोग, जैसे कि पढ़ प्लस ना, ठीक है ना? तो क्या बनेगा? पढ़ना, ठीक है? इसी प्रकार से लिख प्लस ना क्या बन जाएगा? लिखना, ठीक है? तो ये पढ़ क्या है? ये पढ़ धातु है, ठीक है ना? और जब ये पढ़ना बन गया तो क्या बन गई? क्रिया बन गई, ठीक है ना? तो क्रिया का मूल क्या है? धातु, है ना? और उसमें ना लगाने से क्या बन जाती है? क्रिया बन जाती है, ठीक है ना? लिख क्या है? धातु, और ना लगा दिया, लिखना हो गया, ठीक है ना? तो क्या बन गई? क्रिया बन गई। इस तरह से क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? धातु कहलाता है, ठीक है ना? तो ये याद रखना है आपको। यदि आपसे धातु पूछे तो आपको कम से कम इतना करना है कि ना हटा के मेन रूप में चला जाना है, वो मूल रूप आ जाएगा, ठीक? चलिए, इतना स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर बात करेंगे हम लोग क्रिया के भेद के बारे में। तो ध्यान दीजिएगा, क्रिया के मुख्य रूप से दो भेद है।
कितना है? क्रिया के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं, अकर्मक और सकर्मक, या सकर्मक और अकर्मक, ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब। ठीक, चलिए देखते हैं कौन क्या होता है ये। क्रिया के दो भेद, मुख्य रूप से दो भेद है, ठीक है ना। एक होती है सकर्मक ट्रांजिटिव वर्ब और एक होती है अकर्मक क्रिया। दो क्रिया है ये मुख्य रूप से, ठीक है। अब सकर्मक क्रिया क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, सकर्मक नाम से ही क्लियर है परिभाषा इसकी, ये कर्म सहित है, यानी कि ऐसी क्रिया जिसमें कर्म साथ हो। क्या हो? कर्म साथ हो। और अकर्मक जिसमें कर्म ना हो वो अकर्मक क्रिया होगी, है ना। बिल्कुल सिंपल सी परिभाषा है, जिसमें कर्म हो वो सकर्मक, साथ में क्या हो? सहित, कर्म सहित है और कर्म रहित है, आ लगा हुआ है, अकर्म कर्म रहित है ना, वो अकर्म क्रिया कहलाएगी, अकर्मक क्रिया कहलाएगी। और अगर परिभाषित करें आप लोग सकर्मक क्रिया को, है ना, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, कर्म सहित वह क्रिया जो कर्म सहित हो, यानी कि जिसमें कर्म हो, ठीक है ना, या कह सकते हैं जिसमें कर्म हो। और इसको क्या लिखेंगे? कर्म रहित, कर्म रहित जिसमें कर्म ना हो, यह अकर्मक क्रिया है, ठीक है ना। इतना पहचानना है आपको, है ना। या फिर और परिभाषित करें आप इसको अलग तरह से, तो ये कह सकते हैं आप सकर्मक क्रिया के लिए कि वह क्रिया जिसमें क्रिया का फल सीधे तौर पर कर्म पर ना पड़कर, सॉरी, जिस पर वह क्रिया जिसमें क्रिया का फल कर्म पर पड़ता हो। किससे पड़ता हो? क्रिया का फल वास्तव में कर्म पर पड़ता हो, उसको क्या बोलेंगे? सकर्मक बोलेंगे, ठीक है ना। यहाँ लिख सकता हूँ मैं, है ना, वह क्रिया जिसमें क्रिया का फल कर्म पर पड़ता हो, कर्म पर पड़ता हो, क्या कहलाएगी? सकर्मक। मतलब कर्म होगा तो कर्म में पड़ जाएगा, ठीक है ना। और अकर्मक, इसको क्या लिख सकता हूं? वह क्रिया जिसमें क्रिया का फल सीधे कर्ता पर पड़ता हो, कर्ता पर पड़ता हो, क्या कहलाएगी? अकर्मक क्रिया कहलाएगी। सीधे क्रिया जो होगी उसका फल किससे पड़ेगा? जब कर्म है ही नहीं तो कर्ता पर ही पड़ेगा ना, कर्म है ही नहीं तो कहाँ पड़ेगा? कर्ता पर पड़ेगा। उदाहरण देखते हैं दोनों का, है ना। देखो इसका उदाहरण, सकर्मक क्रिया है, राम फल खाता है, ठीक है ना, राम फल खाता है। इसका उदाहरण देखते हैं अपन अकर्मक का, मैं रोता हूं, मैं हंसता हूं, ठीक है ना, मैं गाता हूं, मैं गाता हूं, ये सब क्या है? ये अकर्मक क्रिया है। देखिए आप लोग यहाँ पर जो क्रिया है, रोना क्रिया जो है, इस रोना क्रिया का सीधा फल किसके ऊपर पड़ रहा है? कर्ता पर, क्योंकि कर्म नहीं है इसलिए ये अकर्मक है, ठीक है। हंसना डायरेक्ट किसके ऊपर किसको प्रभावित कर रहा है? मैं को, सीधा प्रभावित कर रहा है मैं को, मैं हंसता हूँ, ठीक है ना। गाता हूँ, कौन गा रहा है? मैं, डायरेक्ट मैं गाता हूँ, ठीक है। इसी प्रकार से और इधर देख लेते हैं अपन, राम फल खाता है, तो अब देखो ये खाना क्या है? ये क्रिया है, इसका फल किसके ऊपर पड़ेगा भाई? फल के ऊपर पड़ेगा, यानी कि कर्म है, क्योंकि प्रभाव पड़ेगा खाने का। एक समय ऐसा आएगा कि फल खत्म हो जाएगा, तो इसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। राम गाना गाता
राम गाना गाता है। राम गाना गाता है। अब देखो ये गाना गाता है, तो इस क्रिया, गाता क्रिया जो है हमारी, है ना, इसका फल किसके ऊपर पड़ेगा? गाना, क्योंकि ये गाना एक समय खत्म हो जाएगा, धीरे धीरे गाते गाते ये समाप्त हो जाएगा। तो फल किसके ऊपर पड़ रहा है भाई? इसके ऊपर पड़ रहा है। ठीक है, इस तरह पहचानना है आपको कि सकर्मक है कि अकर्मक है। ठीक है ना। और एक दूसरा तरीका भी है, क्या और किसको प्रश्न चिन्ह लगा के हम लोग इसको आंसरिंग कर सकते हैं। काफ़ी हद तक हमारे आंसर इससे भी आ जाएंगे। ठीक है ना। कैसे? कि यदि कोई निर्जीव शब्द का उत्तर देना है हमें, निर्जीव पदार्थ है और वहाँ पे हमसे पूछा है सकर्मक अकर्मक में, तो उसमें क्या लगाना है ज़्यादातर केसेस में आपको। ठीक है ना। और अगर सजीव है तो उसमें किसको लगा के उत्तर प्राप्त करना है। ठीक है। जैसे कि क्या और किसको, क्या बोला मैंने? क्या, लेकिन ये किसके लिए? निर्जीव के लिए। और किसको, ये सजीव के लिए काम करेगा विशेष रूप से, है ना। यदि इन प्रश्नों के उत्तर आपको मिलते हैं तो मान के चलिए कि वो सकर्मक क्रिया होगी। ठीक है ना। और अगर उत्तर नहीं मिलते इन दोनों के तो वहाँ पर वो अकर्मक क्रिया होगी, ऐसी पूरी संभावना है। ठीक है। मैंने आपको कॉन्सेप्ट के आधार पर बता दिया है कि फल कैसे पड़ता है, क्रिया का फल कर्म में पड़ रहा है कि कर्ता पर ही पड़ रहा है, उस आधार पे भी हम चेक कर सकते हैं। और दूसरा तरीका क्या है हमारा? ये तरीका भी है, क्या और किसको उत्तर मिलता है तो सकर्मक और नहीं मिलता है इनका उत्तर तो अकर्मक। ठीक। देखो, मैं रोता हूँ। अब प्रश्न बनाइए आप, मैं रोता हूँ, क्या रोता हूँ भैया? कोई उत्तर है क्या? क्या रोता हूँ? कोई उत्तर नहीं, अकर्मक। ठीक। मैं हंसता हूँ, क्या हंसता हूँ? क्या हंसता हूँ? कोई उत्तर नहीं है, अकर्मक। मैं गाता हूँ, क्या गाता हूँ? कुछ गाना वाना कुछ दे रखा है क्या? नहीं दे रखा है, क्या गाता हूँ? नो आंसरिंग। ठीक है। इसलिए क्या हो जाएगा? इसलिए ये अकर्मक के उदाहरण हो जाएंगे। ठीक है ना। अब यहाँ देखो, राम फल खाता है, फल निर्जीव है, क्या खाता है? फल खाता है। आ गया आंसर? ओके। राम गाना गाता है, क्या गाता है? गाना गाता है। ठीक है ना। इस तरह राम की भैंस, या डायरेक्ट लिख सकते हैं भैंस दूध देती है। क्या उदाहरण है हमारे पास में? और भैंस दूध देती है, यहाँ लिख दिया मैंने, भैंस दूध देती है। ठीक है भाई। तो अब यहाँ क्या देती है? तो दूध देती है, सकर्मक है। ठीक है ना। अगर मैं यहाँ लिख दूँ भैंस देती है तो अकर्मक, कर्म नहीं है। ठीक है। क्या देती है? पता नहीं क्या देती है। ठीक है। इस प्रकार से सकर्मक और अकर्मक के उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार सकर्मक क्रिया को पहचानते हैं और किस प्रकार से अकर्मक क्रियाओं को पहचाना जाता है। ठीक है। उसके बाद और उदाहरण देखना चाहें तो देख सकेंगे, लेकिन पहले आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए, सकर्मक के उदाहरण और अकर्मक के उदाहरण और, है ना। इधर देखते हैं पहले सकर्मक में। श्याम बोझ उठाता है, क्या उठाता है भैया? बोझ उठाता है। दोनों पर प्रैक्टिकल करना है आपको, परिभाषा पे भी और अपना क्या और किसको पर भी। तो क्या का आंसर मिल गया, मतलब सकर्मक हो गई। दूसरा, उठाना क्रिया है और इस क्रिया का फल किसके ऊपर पड़ रहा है भैया? बोझ के ऊपर। ठीक है ना, क्योंकि ये बोझ उठ जाएगा जब वो उठाएगा तो श्याम। ठीक है ना। तो ये प्रभाव इसके ऊपर पड़ेगा, अर्थात क्रिया का फल जब कर्म पर पड़ता है तो मतलब कर्म होता है वाक्य में, सकर्मक हो जाएगा। ठीक। उसी प्रकार से नेता भाषण देता है, क्या देता है भैया? भाषण देता है। और एक समय ऐसा होगा कि इस देना क्रिया का प्रभाव पड़ेगा और ये खत्म हो जाएगा भाषण। ठीक। उसी प्रकार सीता गीत गाती है, क्या गाती है भैया? गीत गाती है। क्या गाती है? गीत गाती है। गीत खत्म हो जाएगा इस क्रिया का प्रभाव के कारण। ठीक है। और माधुरी चित्र बनाती है, क्या बनाती है? चित्र बनाती है। और एक समय ऐसा आएगा चित्र कंप्लीट हो जाएगा बना के बनाते बनाते। ठीक है। तो इस तरह से ये सारी क्रियाएं कैसी हो गई? सकर्मक। ठीक। इसके बाद अकर्मक क्रियाएं देखिए और उदाहरण से। अकर्मक में राधा चलती है भैया, क्या चलती है? नो आंसर। ठीक है ना, इसलिए अकर्मक। क्या चलती है ना? नहीं आंसर। तो इस प्रकार से संदीप दौड़ता है, क्या दौड़ता है? कोई आंसर नहीं, कर्म नहीं। यानी कि देखो, चलना क्रिया सीधे प्रभावित कर रही है किसको? राधा को। और जब कर्ता खुद प्रभावित हो जाए क्रिया से
यानी कि वो अकर्मक है, क्योंकि कर्म नहीं है इसलिए सीधा प्रभावित वो खुद हो रहा है, नहीं तो वैसे तो कर्म प्रभावित होता है। ठीक है। और दौड़ने से कौन थकेगा? संदीप सीधे तौर पे। प्रभावित कौन हो रहा है? संदीप। ठीक है ना, तो यहाँ कोई कर्म नहीं है बीच में, कर्ता है और क्रिया है। ठीक। इसी प्रकार रेंगता है ना, रेंगता है तो भैया कीड़ा रेंगता है ना, तो देखो यहाँ कीड़ा क्या है? करता है, और ये रेंगना क्रिया का प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है? सीधे कीड़ा पे पड़ता है ना। अब ये जीवित है तो किसको रेंगता है? कुछ पता है क्या? क्या और किसको? नहीं है आंसर, किसको रेंगता है, नो आंसर, है ना। बच्चा रोता है, क्या रोता है? किसको रोता है? नहीं है आंसर। ठीक है ना। और जब रोएगा तो बच्चा खुद ही प्रभावित होगा ना, हालत खराब बच्चे की होनी है। ठीक है, ओके। विद्यार्थी पढ़ता है, भाई क्या पढ़ता है? अब पढ़ेगा तो नौकरी किसके लगेगी? नौकरी विद्यार्थी की लगेगी, है ना। तो इस तरह से इस पढ़ना क्रिया का प्रभाव किसके ऊपर पड़ेगा? विद्यार्थी के ऊपर भी पड़ेगा। इस तरह से जब कर्ता स्वयं प्रभावित हो रहा है तो अकर्मक है, इसीलिए कर्ता प्रभावित हो रहा है भाई। ठीक है, चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट। और अब पढ़ेंगे क्रिया के अन्य भेद कि और कौन कौन सी क्रिया है। ये मुख्य क्रियाएं हो गई 2, है ना, मेन वर्ब। 2 और पढ़ेंगे, अगली और क्रियाएं पढ़ेंगे। देखिए क्रिया के अन्य और भी भेद है, और लगभग 6 भेद और अन्य हैं। ठीक है ना। उसमें से पहला भेद है हमारे पास में क्या? संयुक्त क्रिया। कौन सी क्रिया? संयुक्त। अब नाम से ही क्लियर है हमारे पास में कि जब 2 या 2 से अधिक क्रियाओं के योग से जब कोई पूर्ण क्रिया बनती है तो उसे कहते हैं हम क्या? संयुक्त क्रिया कहते हैं। 2 या 2 से अधिक क्रियाएं मिलकर साथ में आएंगी, है ना, और एक पूर्ण क्रिया का निर्माण कर देगी, उसको क्या बोलेंगे हम? संयुक्त क्रिया कहेंगे। ठीक है ना। देखिए उदाहरण के तौर पर डेफिनेशन, है ना, जब 2 या 2 से अधिक 2 या 2 से अधिक क्रियाएं आपस में मिलकर पूर्ण क्रिया बनाती है तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। संयुक्त क्रिया कहते हैं। पूर्ण क्रिया बना देगी, कंप्लीट क्रिया, है ना। 2 या 2 से अधिक क्रियाएं हो सकती है ना, और आपस में मिलेंगी हो और पूर्ण क्रिया का पूर्ण रूप बनाएगी, और उसी को हम क्या बोलेंगे? संयुक्त क्रिया कहेंगे। ठीक। अब इस संयुक्त क्रिया के उदाहरण की बात करते हैं हम लोग कि इसके उदाहरण क्या हो सकते हैं हमारे पास में संयुक्त क्रिया के उदाहरण। तो देखिए उदाहरण, मोहन महाभारत पढ़ने लगा। मोहन महाभारत पढ़ने लगा। देखो मोहन महाभारत पढ़ने लगा। महाभारत पढ़ने लगा। राम खाना खा चुका। राम खाना खा चुका। देखो भैया, मोहन महाभारत पढ़ने लगा। पढ़ना एक क्रिया है कि नहीं है? और लगना एक क्रिया है कि नहीं? 2 क्रिया हो गई। और 2 या 2 से अधिक क्रियाएं 2 या 2 से अधिक क्रियाएं आपस में मिलकर पूर्ण क्रिया जब बनाती है तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। 2 क्रियाएं आएंगी यहाँ पे, है ना। राम खाना खा चुका, एक ये क्रिया और एक ये क्रिया, 2 क्रिया हैं, और एक वाक्य को कंप्लीट कर दिया इसने, पूर्ण क्रिया बन गई। ठीक है ना, दोनों मिलकर, और एक वाक्य को अर्थ प्रदान कर दिया इन्होंने। ठीक है। तो इस प्रकार से राम खाना खा चुका, ये भी क्या है? ये भी हमारी एक संयुक्त क्रिया है ना। मोहन जाग चुका। मोहन जाग चुका। जागना भी एक क्रिया है और चुकना भी एक क्रिया है। इस प्रकार से ये क्या हो गई? हमारी संयुक्त क्रिया हो गई। ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। संयुक्त क्रिया के बाद पढ़ेंगे नाम धातु क्रिया। समझ में आई संयुक्त क्रिया? इसके बाद देखते हैं नाम धातु क्रिया क्या होती है।
नंबर 2 नाम धातु क्रिया, नाम धातु क्रिया। तो देखो भाई नाम से ही क्लियर है। यहाँ पे देखिए आप लोग, नाम का मतलब क्या पढ़ा हम लोगों ने, संज्ञा, ठीक है ना। तो संज्ञा और एक शब्द और जोड़िए विशेषण, है ना। संज्ञा और विशेषण से बनने वाली क्रिया को हम नाम धातु क्रिया कहते हैं, ठीक है ना। सिंपल है कि संज्ञा और विशेषण से बनने वाली क्रिया नाम धातु क्रिया कहलाती है, नाम धातु क्रिया कहलाती है। ठीक है भाई, किससे बनेगी, एक तो संज्ञा से बनेगी ये क्रियाएं और दूसरा विशेषण से बनेगी, ठीक है ना। उदाहरण के लिए संज्ञा से बनाते हैं अपन, संज्ञा से, संज्ञा से तो देखो बात एक संज्ञा है कि नहीं है, और इस बात से बनेगा क्या, बतियाना, बतियाना। हाथ एक संज्ञा है कि नहीं है सर, हथियाना, ठीक है। हाथ एक संज्ञा है और उससे बनाया गया हथियाना। और उदाहरण लें तो लाज एक संज्ञा है, भाववाचक, है ना, और लाज से लजाना। और देखें उदाहरण संज्ञा से दुख, ठीक है, दुख से दुखाना, दुखाना, ये संज्ञा से बन गई। इसी के साथ अगर हम सर्वनाम से बात, विशेषण से बात करें कि विशेषण से कैसे बनेगी, तो देखिए आप लोग, विशेषण से क्या बनाना है आपको, नाम धातु क्रिया बनाना है विशेषण से। तो विशेषण देखते हैं, विशेषण क्या है हमारे पास में, गर्म, विशेषण है गर्म, गर्म से गरमाना, गरमाना, गरमाना। और देखें चिकना, चिकना क्या है, विशेषण है, क्या बन जाएगा, चिकनाना, ठीक है ना। रंग से रंगाना, रंग भी क्या है, लाल रंग, काला रंग, रंगबोधक गुणवाचक विशेषण है, तो रंग से रंगाना, ठीक है ना भाई। तो इस प्रकार से जब क्रिया या तो संज्ञा से बने या फिर विशेषण से बने, तो संज्ञा और विशेषण से बनने वाली जो क्रियाएं होती हैं उनको क्या कहते हैं हम लोग, उनको कहते हैं सर नाम धातु क्रिया। ओके, समझ में आ रहा है भैया। ओके, तो हम आगे बढ़े, फिर समझ में आपको आ रहा हो तो लीजिए स्क्रीनशॉट, बढ़ते हैं आगे। नंबर 3 है हमारे पास में प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया। अब प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है, नाम से ही यहाँ पे भी क्लियर है, सब अधिकांश क्रियाएं हमारे नाम से ही क्लियर हो जाती है, कुछ अलग से रटने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि हिंदी एक वैज्ञानिक भाषा है, यहाँ पर हर चीज को तोल मोल के रखा गया है सीधे से, ठीक है ना। तो देखिए आप लोग, प्रेरणार्थक क्रिया यानी कि ऐसी क्रिया जो प्रेरणा के अर्थ में हो, जिसमें किसी को प्रेरणा दी गई हो किसी काम को करने के लिए। इसमें कर्ता स्वयं किसी कार्य को ना करके किसी और को प्रेरित करके और दूसरे व्यक्ति से वो कार्य करवाएगा। कर्ता स्वयं, ऐसी क्रिया जिसमें कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी और से कार्य करवाता हो, उसको क्या कहेंगे, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहेंगे। ऐसी क्रिया या वह क्रिया, ऐसी क्रिया जिसमें कर्ता स्वयं कार्य ना करके, स्वयं कार्य ना करके किसी और से कार्य करवाता हो, उसको प्रेरित करके किसी और से कार्य करवाता हो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको
इसको बोलते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणा दी जा रही है ना किसी को, भैया ये काम करना है, मुझे नहीं करना है, मुझे दूसरे से करवाना है ये काम। जैसे करना एक क्रिया है, तो उस करना से कैसे बनेगी प्रेरणार्थक क्रिया? करवाना, ठीक है ना, करना से करवाना, किसी और से करवाया जा रहा है ना। देखिए उदाहरण की बात करते हैं हम, करना से कैसे उदाहरण है। करना से करवाना, तो ये करवाना क्या है भाई? ये करवाना वास्तव में प्रेरणार्थक क्रिया है, ठीक है ना। उसके बाद लगना, लगना से लगवाना, लगवाना, लगाना से लगवाना, ठीक है। लगाना, ये लगाना से खुद ना लगा के लगवाना, है ना। और उदाहरण की बात करते हैं इसमें हम लोग प्रेरणार्थक क्रियाओं में। मैंने एक घर बनवाया, मैंने एक घर बनवाया। अब बताइए ये घर जो बनाया गया है, ये कर्ता ने स्वयं ने बनाया है क्या? नहीं बनाया है ना। यानी कि किसी मिस्त्री के द्वारा ये घर बनवाया गया है, मतलब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी से जब करवाता है तो वो क्रिया किस में आ जाती है? प्रेरणार्थक क्रिया में आ जाती है, ठीक है ना। और बात करते हैं प्रेरणार्थक क्रियाओं की, तो पढ़ना से पढ़वाना, पढ़ना से पढ़वाना, लिखना से लिखवाना, ठीक है। और देखना चाहते हैं, चढ़ना से चढ़वाना, और डरना से डराना से डरवाना, खुद ना डरा के किसी से डरवाना, ठीक है ना। ये सारी क्रियाएं क्या है? प्रेरणार्थक क्रियाएं हैं। कैसी है? प्रेरणा दी जा रही है किसी को और दूसरे से काम करवाया जा रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगी हमारी क्या? प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक है। आगे देखते हैं और पूर्वकालिक क्रिया। अगली कौन सी क्रिया है हमारी? पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। अब देखो कितना सरल नाम है। पूर्व का मतलब क्या? पहले, और काल का मतलब समय। ये पहले और ये समय, यानी कि जो भी कोई वाक्य होगा उस वाक्य में पहली बार कौन सी क्रिया आई है, वही क्रिया हमारी पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। फर्स्ट टाइम में कौन सी क्रिया आई है वाक्य में, और उसी पहली क्रिया को हम क्या बोलेंगे? उसी पहली क्रिया को हम लोग पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं, है ना। उदाहरण लिख लेते हैं, परिभाषा लिखते हैं। वह क्रिया जो वाक्य में सबसे पहले आई हो, सबसे पहले आई हो, पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। देखो जैसे उदाहरण के लिए, राम खाना खाकर सो गया। राम खाना खाकर सो गया। अब इसमें देखिए, खाना खाकर ये क्रिया है, खाकर एक क्रिया है, और ये सो गया। फिर दूसरी क्रिया कौन सी हुई? सोने की। उससे पहले खाने की क्रिया हुई, तो ये खाकर क्या है भैया? ये खाकर हमारी पूर्वकालिक क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया है, ठीक है। और बात करें, रहीम नहाकर
बाजार गया, बाजार गया। भैया बाजार जाना तो सेकंड क्रिया है, लेकिन उससे पहले कौन सी क्रिया आई? नहाना। तो नहाकर, है ना, तो ये क्या हो जाएगी हमारी? पूर्वकालिक क्रिया। कौन सी क्रिया हो गई? पूर्वकालिक क्रिया, है ना। पहले जो क्रिया होगी सेंटेंस में वही क्या होगी? पूर्वकालिक क्रिया होगी, है ना। और उदाहरण देख लीजिएगा। सोहन मूली लाकर सो गया। सो मूली लेके आ गया वो सलाद के लिए, ठीक है ना, और अब सो गया है। तो मूली लाना, ये जो क्रिया है हमारी लाकर, ये हमारी क्या हो जाएगी? पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी, ठीक है। ये सब शब्द जो आते हैं इसमें कर, कराकर, ऐसे शब्द जो आते हैं ना, खाकर, सोकर, बैठकर, उसके बाद कोई दूसरी क्रिया होती है, तो ये पहचान होती है इसकी कि क्या है ये पूर्वकालिक क्रिया है। कौन सी है? पूर्वकालिक क्रिया है। और उदाहरण की बात करें तो वह पढ़कर लिखने लगा। वह पढ़कर लिखने लगा। वह पढ़कर लिखने लगा। अब देखो, पढ़ना पहली क्रिया है, फिर उसके बाद लिखने और लगा, तो यहाँ पे पूर्वकालिक क्रिया हमारी क्या है? पढ़कर, ठीक है। यह होता है इसमें। चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं फिर। इसके बाद आती है हमारी द्विकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया? द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया बहुत सिंपल है। कितने कर्म हैं इसमें? सॉरी, 2 कर्म है। कितने कर्म है? 2। द्वि मतलब 2 और कर्म यानी कि ऐसी क्रिया जिसमें 2 कर्म हो। कितने कर्म हो? 2 कर्म हो, द्विकर्मक क्रिया कहलाएगी। कर्म अगर आपको वाक्य में से पता लगाना याद है तो बिल्कुल सिंपल है ये क्रिया हमारे लिए, ठीक है ना। कर्म पता होना चाहिए हमें कि कर्ता कौन सा है, कर्म कौन सा है, क्रिया कौन सी है, सहायक क्रिया कौन सी है। ये सेंटेंस में ये बातें याद है तो कर्म पकड़ लेंगे। और कर्म कितने पकड़ने हैं यहाँ पे? यहाँ पे कर्म पकड़ने हैं 2, ठीक है ना। कितने? 2। देखो पहले उदाहरण परिभाषा लिखते हैं। वह क्रिया जिसमें 2 कर्म हो, सिंपल परिभाषा। वह क्रिया जिसमें 2 कर्म हो, 2 कर्म हो, क्या कहलाती है? द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। उदाहरण, भैया मैं आपको क्या पढ़ाता हूं? मैं आपको हिंदी पढ़ाता हूं, तो मैं क्या हो गया? मैं एक अध्यापक हो गया, है ना। तो लिखते हैं अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई। अब देखो भाई, अध्यापक क्या है? अध्यापक करता है, पढ़ना क्या है? क्रिया है, ठीक है ना। अब इस पढ़ना क्रिया का फल देखो हिंदी पर भी पड़ेगा और छात्रों को भी पड़ेगा। कैसे पड़ेगा? क्योंकि हिंदी पढ़ाई जाएगी तो एक बार ऐसा होगा कि समाप्त हो ही जाना है, हिंदी पढ़ते पढ़ते खत्म हो ही जाएगी हिंदी। और ये हिंदी खत्म होते होते इन छात्रों को ज्ञान हिंदी का हो ही जाएगा, छात्रों को ज्ञान हो ही जाएगा। तो इस क्रिया से प्रभावित हिंदी भी हो रही है और छात्र भी हो रहे हैं। तो ये दोनों क्या हो गए भैया? ये दोनों, ये फर्स्ट कर्म और ये सेकंड कर्म, ठीक है ना। ये फर्स्ट कर्म और ये सेकंड कर्म, और ये क्रिया है ही सही हमारी। तो अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई, ये द्विकर्मक क्रिया है, ठीक है ना। उसके बाद उदाहरण और ले लेते हैं अपन। राम ने श्याम को थप्पड़ मारा। श्याम को थप्पड़ मारा। मारा क्या है? क्रिया। राम क्या है? कर्ता। अब बताओ, ये थप्पड़ किसी में जड़ेगा तो कौन सटकेगा? श्याम सटकेगा, ठीक है ना। मतलब उसका दिमाग खराब होगा,
कि मेरे को तो मार दिया। गाल पर किसको लपेटा लगेगा? श्याम को। ये तो खुश हो जाएंगे भाई साहब, तो ये तो मारा है इन्होंने तो, लेकिन रोएगा कौन? श्याम। इसलिए क्रिया किसको प्रभावित कर रही है? क्रिया श्याम को प्रभावित कर रही है, और ये थप्पड़ को प्रभावित कर रही है। थप्पड़ क्रिया से प्रभावित है कि नहीं भैया? थप्पड़ लगेगा ना सट से, ठीक है। तो क्रिया का प्रभाव जो है थप्पड़ पर भी है भाई। किस लेवल पे? थोड़ा मारा, ज़्यादा मारा, क्रिया कैसी हुई? तो थप्पड़ प्रभावित होगा। ज़्यादा लगेगी तो ज़्यादा गाल सूजेगा, कम लगेगी कम सूजेगा, है ना। ज़्यादा ही लग गई दांत टूट सकता है ना। इस प्रकार से थप्पड़ भी प्रभावित है क्रिया से, और श्याम तो प्रभावित है ही सही। ये पहला कर्म हो गया और ये दूसरा कर्म हो गया। राम ने श्याम को थप्पड़ मारा, ठीक, ओके। और उदाहरण की बात करें इसमें, और देख लीजिए। सोहन मोहन को समझाता है। सोहन मोहन को समझाता है। सॉरी, ये कहीं ना कहीं समझाना तो क्रिया ही हो जाएगी। दूसरा लेते हैं कुछ। सोहन मोहन को घर ले जाता है। सोहन मोहन को घर ले जाता है, ठीक। तो देखो, सोहन किसको ले जाएगा? मोहन को। कहाँ ले जाएगा? घर ले जाता है। ले जाना क्या है भाई? क्रिया है। तो ले जाएगा तो एक न एक समय ऐसा आएगा, घर आ जाएगा, और घर पहुंच जाएगा कौन? मोहन, सॉरी, है ना। ये तो जाता जाता रहता है, रोज इसका ही घर है ना। तो ये इसके लिए ज़्यादा इफेक्टिव है ना। क्रिया का प्रभाव ज़्यादा किसके ऊपर है? मेनली मोहन के ऊपर। तो मोहन हमारा पहला कर्म हो गया और घर हमारा दूसरा कर्म हो गया, ठीक है। इस प्रकार से ये द्विकर्मक क्रिया होती है। इसमें हमें कर्म पहचानना होता है। क्या पहचानना होता है? कर्म। उम्मीद है आपको समझ में आ रही होगी पूरी कहानी क्रियाओं की, है ना, मेरी जुबानी, ठीक है, ओके। चलिए, और उदाहरण चाहिए क्या? बताइए फटाफट से, कमेंट करके बताओ फटाफट। और चाहिए क्या उदाहरण? और चाहिए तो मैं और बताता हूँ आपको उदाहरण। और ठीक है, देखिए, मैं अपने बच्चों को कहानी सुनाता हूँ, ठीक है ना। बताओ भैया, कहानी क्या है? कर्म। बच्चा क्या है? कर्म है, क्योंकि कहानी में आनंद किसको आना है? बच्चे को। कहानी खत्म होनी है कि नहीं होनी है? इस क्रिया से, सुनाने से होनी है, ठीक है ना। तो ये पहला कर्म और ये दूसरा कर्म हो गया भाई। द्विकर्मक क्रिया कंप्लीट। पर्याप्त उदाहरण समझ गए होंगे आप, ठीक है, ओके। देखिए आगे देखते हैं। अगला हमारी अंतिम क्रिया है छठी, सहायक क्रिया। कौन सी? सहायक क्रिया। इसको आप भली भांति जानते हैं, है ना। वह क्रिया जो मुख्य क्रिया के साथ आकर वाक्य के अर्थ को पूर्ण करती है, सहायक क्रिया कहलाती है। मुख्य क्रिया के साथ आएगी और वाक्य के अर्थ को पूरा कर देती है। देखिए आप लोग, वह क्रिया जो मुख्य क्रिया के साथ आकर या प्रयोग होकर वाक्य के अर्थ को पूर्ण करती है। क्या कहलाती है? सहायक क्रिया कहलाती है सर, हेल्पिंग वर्ब कहलाती है सर। जैसे राम जाता है ना, राम जाता है, उदाहरण के लिए राम जाता है, ये क्या है भाई? ये सहायक क्रिया है। अब देखो इसका महत्व समझते हैं हम, है ना। महत्व ये है कि भाई अगर ये ना हो
तो पढ़ के देखिए, राम जाता मतलब पता नहीं चल रहा है कि गया कि नहीं गया। जाता मतलब शर्त लग गई, कोई ना कोई नहीं गया होगा, ठीक है ना। तो अर्थ क्लियर नहीं हो रहा है ना, और अर्थ की क्लियरिटी के लिए चाहिए क्या हमें, सहायक क्रिया। राम जाता है, ठीक है ना। ये और उदाहरण की बात कर लेते हैं इसमें हम लोग। मैं घर जाता हूँ, मैं घर जाता हूँ, घर, इसमें तो कितने ही सारी उदाहरण ले लीजिए आप। मैं घर जाता हूँ, क्या है ये, इज़ेमार पढ़ा होगा ना आप लोगों ने, मैं घर जाता हूँ एम के रूप में। तो यहाँ पे देखिए ये जाना मुख्य क्रिया है, ठीक है ना। यहाँ पे भी जाता क्या है, ये मुख्य क्रिया है, और इसके साथ में ये क्या, सहायक क्रिया है, ठीक है भाई। तो मैं घर जाता हूँ, तो हमारी ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी सहायक क्रिया, ये वाली। और ये मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया के साथ आ रहा है, देखो मुख्य क्रिया के साथ आ रहा है सहायक क्रिया, ठीक है। इस प्रकार से ये हो जाती है हमारी सहायक क्रिया, ठीक है। और उदाहरण चाहिए क्या, बोलो चाहिए क्या और उदाहरण, ये हो गए वैसे तो। सोहन भागता है, सोहन भागता है, मुख्य क्रिया क्या है, भागना, ये सहायक क्रिया हमारी, ठीक है। कर लोगे फाइंड आउट। और बताऊं उदाहरण, अरे आप तो बोलो उदाहरण कितने चाहिए यार, चाहिए तो और बोलो, चाहिए क्या, अरे चाहिए क्या हाँ और दे देता हूँ एक आध, चलो 3 तो हो गए। मोहन खाता है ना, और मनमोहन नहाता है। नहाना मुख्य क्रिया और उसके साथ सहायक क्रिया, खाना मुख्य क्रिया सहायक क्रिया, ठीक, पहचान लोगे, राइट, ओके। तो यहाँ पे हमारा सेशन एंड होता है। क्रिया और क्रियाओं के भेद और क्रियाओं के अन्य भेद का ये सेशन था। कैसा लगा आपको जरूर बताइएगा कमेंट करके, और लाइक शेयर तो बनता ही बनता है, करते रहिए और सीखते रहिए, सिखाते रहिए, एंजॉयफुल लाइफ बनाते रहिए अपनी, ठीक है। तो टेक केयर, बाय, सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, थैंक यू।